रेडिएशन के बारे में। हम लोग किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर देख रहे हैं T, तो क्या उम्मीद करते हो इससे केवल एक तरह के इमिशन की मैं बात करूंगा या कई तरह के वेव निकल के आ रहे होंगे, अलग अलग वेवलेंथ वाले? तो सर ये वेवलेंथ क्या होता है? लाइट जब मैं कहता हूं ना, तो हर एक कलर का एक कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है। ये जब कोई रिपल या वेव आप देखते हैं धागे पर जर्क देने पर ऐसे जाते हुए, सर ये हाइट जो ऑफ क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ, या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ। ये लेमडा सिंबल है, लेमडा पढ़ते हैं, ये थीटा का ही भाई है, ग्रीक सिंबल है। और आप कहते हो जैसे विबजियोर आपने पढ़ा था, प्रिज्म से रिलेटेड 7 कलर अलग अलग बढ़ जाते हैं व्हाइट कलर जब प्रिज्म से गुजरते हैं। तो रेड के लिए जो वेवलेंथ है लैम्डा रेड, ये है 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 8000 एंगस्ट्रॉम इसे कहते हैं। और वायलेट के लिए लगभग जो है ये है 4000 एंगस्ट्रॉम लगभग। सर ये क्यों आप बता रहे हो? तो आप यदि किसी लकड़ी के टुकड़े को या कोयले को जलता देखेंगे या इवन गैस को जलता देखें घर में ध्यान से, तो एक ही साथ कई तरह के कलर वहां मौजूद दिखेंगे हमें। जैसे कोयले को जलता देखेंगे तो रेड, येलो, ग्रीन, ऐसे अलग अलग बहुत तरह के रेज वहां से बाहर आ रहे होते हैं। और कुछ इनविजिबल, कुछ विजिबल, विजुअल वाले लाइट कहलाते हैं। तो एक टर्म यहाँ डिफाइन करते हैं हम, ये अलग अलग तरह के बहुत से आ रहे हैं वेव, एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, कैपिटल ई और साथ में एक लैम्डा सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। क्या है ये? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर मैंने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो एक बार आप बता दोगे क्या चल रहा है? हेडिंग दे दीजिए कॉपी पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। टी टेम्परेचर का ये सर्कुलर ब्लैक बॉडी है, उससे कई तरह के रेज इमिट हो रहे हैं। रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उससे एसोसिएटेड एक टर्म होता है वेवलेंथ, जिसका सिंबल होता है लैम्डा। और यदि धागे पर जर्क देंगे और ये साइन वेव जाता देखेंगे तो ये दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ लैम्डा कहलाता है वेव का। आप जब प्रिज्म से लाइट, व्हाइट लाइट गुजर कर देखते थे तो वो विबजियोर में बदल जाता था। और हर एक अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। रेड का वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम और वायलेट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। इतना ही कहा है, उसके बाद ये टर्म लिख रहे हैं। ओके सर। वेव अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, और साउंड वेव थोड़ा सा आपने केवल नाम सुना है 9th में, याद होगा नहीं। तो वेट करिए, जब क्लास 11th का आखिरी चैप्टर आएगा तो उसमें आपको वेव पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी वेव पे ज्यादा अपने को नहीं जाना।
लेंथ होता है कोई, जिसे वेवलेंथ कहते हैं, हर एक अलग अलग कलर के लिए अलग अलग। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, इसको ई लैम्डा से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। इट इज एनर्जी emitted per unit time per unit area through wavelength lambda। आप ये कॉपी पे हेडिंग दीजिए, यहीं से शुरू करिए लिखना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और फिर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे कोई भी रेज इंसिडेंट होगा तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और यदि एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ब्लैक दिखेगा हमें जनरली। और ब्लैक बॉडी सर रेडिएशन दिखेगा ही नहीं, सर दिखेगा ही नहीं। बालक, यदि हम कह रहे हैं ब्लैक बॉडी, तो उसका अगल बगल के कंपैरिजन में वहां यदि कुछ ब्लैक है, बगल में व्हाइट है, तो ब्लैक का प्रेजेंस भी तो दिखता है ना हमें। यस सर। वैसे इमेजिन करो कि अगल बगल ब्राइट है और बीच में कोई ब्लैक है, ब्लैक से रिफ्लेक्ट होकर रेज नहीं, जहां से रिफ्लेक्ट होकर रेज नहीं आ रही है वो ब्लैक। सर एक बार स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर दोबारा बता दो। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एनर्जी इमिट होता है बाहर, क्योंकि वो लोहे का एक गर्म टुकड़ा है और उससे बाहर आते देख रहे हो एनर्जी। तो एमिसिव पावर ई कैसे डिफाइन करते हैं, प्लीज ये बता दो मुझे आप। नहीं पता तो अभी देखो वो जो लिख रहा हूं उसे। इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इमिसिव पावर। ये तो नहीं समझ में आया होगा। आ गया सर। एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से कुछ लाल रंग निकल रहे हैं, कुछ हरे रंग निकल रहे हैं, कुछ पीले रंग निकल रहे हैं, कुछ ऐसे ही बहुत से रंग निकल रहे हैं। तो ई लाल है या ई रेड है, तो ये क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर इज एनर्जी emitted per unit time per unit area through red spectrum, through red color light। ये लाल रंग वाला स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर समझ में आया? यस सर। अब बताओ, यदि तुमसे मैं कहता हूं ई वॉयलेट क्या होगा, कैसे लिखो, क्या लिखोगी इसे? सर एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया थ्रू वायलेट कलर लाइट। violet color।
अब ऐसे तुम अलग अलग कितने नाम जानती हो? तो 7 तो नाम हमने प्रिज्म से निकलने वाले देखे थे विबजियोर। लेकिन लोहे का टुकड़ा यदि थोड़ा सा गर्म हो तो उसके बगल में आप हाथ ले जाएंगे, छूना मत, बगल में हाथ ले जाएंगे तो भी आपको फील आएगा कि लोहे के टुकड़ा गर्म है और उससे एनर्जी इमिट हो रहा है। गर्मी बाहर आते फील करोगे। तो वहां भी रेज बाहर आ रही है, वो तो विजुअल है नहीं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाता है। तो आप हर एक कलर से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है लैम्डा। तो इन जनरल आप क्या कहते हो? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, इसके लिए सिंबल लिखते हैं ई लैम्डा। इट इज एनर्जी इमिटेड per unit time per unit area corresponding to radiation of heat radiation of wavelength lambda. Of a particular wavelength. इस डिफिनेशन में स्पेक्ट्रल केवल एक नाम है, ठीक ना? इमिसिव पावर आपको पहले से पता था। इमिसिव पावर कहते थे तो सारा जो एनर्जी बाहर आ रहा है। और प्रिज्म में जो आप देख रहे हैं ना, ये 7 कलर बना था विबजियोर में, ये स्पेक्ट्रम कहलाती थी। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर एक पर्टिकुलर कलर के लिए इमिसिव पावर हुआ। आदित्य, ये बात समझ में आई? स्पेक्ट्रल माने एक खास कलर का इमिसिव पावर। लाल का अलग, लाल पता है ना, रेड लाल, गुलाब लाल। पीले कलर का अलग, नीले कलर का अलग। ये नोट करो, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, it is energy emitted per unit time per unit area corresponding to heat radiation of a particular wavelength. यदि यहाँ पर वो लैम्डा है तो उस प्रॉपर्टी लैम्डा से रिलेटेड। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता टी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी, तो लाल कलर की भी रोशनी उससे बाहर आ रही हो सकती थी, पीले कलर की भी रोशनी बाहर आ सकती थी, हरे के भी बाहर आ सकती थी, हो सकता था नीले के भी बाहर आए। मुझे क्या पता कौन से, बहुत से ऐसे आए जिनके हम जानते ही नहीं है, वो दिखता ही नहीं है, विजुअल ही नहीं है, तो उनके लिए लैम्डा का टर्म यूज कर देते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ वाले हैं। अब मुझे बताओ, यदि मुझे टोटल इमिसिव पावर ई को स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर से रिलेट करना हो तो मैं कैसे रिलेट करूं? कोई अकलमंदों वाला आइडिया बताओ। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं बताता हूँ। अरे जितने भी अलग अलग लैम्डा की सारे होंगे ऐड करने पे। ई लैम्डा 2, बहुत बढ़िया आइडिया। ई लैम्डा 3, ई लैम्डा 4 और जितने भी हैं सर, कितने हैं? इनफाइनाइट है। सबको ऐड कर देंगे तो यही निकल के चला आएगा। तो पहले ये इस टर्म के साथ कंफर्टेबल हो जाए, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। आपको एक व्यू बनाना है, ये नहीं कि मैं लैंग्वेज रट लूं। आप सोचो, ये कोई ऑब्जेक्ट लोहे का, मान लो एक कोयला जलता दिखा आपको, तो कोयला जलता दिखा तो जरूरी है कि उसमें से एक ही तरह के रेडिएशन बाहर आए?
कुछ फ्लेम्स हो सकता है येलो दिख रहा हो, कुछ ब्लूइश दिख रहा हो, कुछ ग्रीनिश हो, कुछ रेडिश हो, तो बहुत तरह के वहां पर रेज आ रहे हैं बाहर। तो रेड के थ्रू जो एनर्जी बाहर आई पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑब्जेक्ट से, दैट इज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर फॉर रेड कलर फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लॉक एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसे ही यदि वायलेट कलर से रेज बाहर आते दिखा, एनर्जी बाहर आते दिखा, तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑब्जेक्ट से जो वायलेट कलर के थ्रू एनर्जी बाहर आ रही है, that is spectral emissive power for violet color of of the particular black body at that particular temperature. अच्छा मुझे ये बताओ, लोहे का टुकड़ा कम गर्म है, अभी गैस पे बर्नर ऑन करके उसे रखा है, केवल 10 मिनट हुआ है, तो 10 मिनट बाद गैस ऑफ करके उसके लोहे के टुकड़े के बगल में हाथ ले जाओगे तो गर्मी आती फील करोगे, लेकिन आंखों से तो नहीं दिख रहा। हम कहेंगे रेडिएशन तो अभी भी आ रहा है, लेकिन वो इंफ्रारेड रेडिएशन है सारे। विजुअल में होता तो हमें वो रंग दिखता। एक काम करो, आधे घंटे तक गर्म करो, लोहे के टुकड़े को आधे घंटे गर्म करेंगे तो गैस पे ऑन करके तो कैसा दिखने लगता है वो, तो रेड दिखने लगेगा। आधे घंटे नहीं तो 1 घंटे गर्म करके देख लो, रेड दिखने लगा। अभी गैस ऑफ कर दो, अंधेरे कमरे में ले जाओ, वो चमकता होगा, रेड दिख रहा होगा। यदि कभी किसी बर्तन बनाने वाले के पास या लोहे का जो काम करता रहता है उसके पास गए होगे तो वो लोहे को गर्म करता रहता है, खूब गर्म करता है, तो देखना वो लाल हो जाता है, रेड। तो रेड हो जाता है मतलब क्या, उसके ऊपर रेड कलर का पेंट आ जाता है, या उसके भीतर से एनर्जी बाहर आ रही है रेड कलर की। एनर्जी आ रही हाँ, एनर्जी आ रही तो हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो उसमें डोमिनेटिंग कलर, कोई कलर डोमिनेट कर रहा है, मतलब उससे उसके थ्रू ज्यादा एनर्जी बाहर आ रहा होगा, इसलिए वो कलर डोमिनेट करता हमें दिख रहा है। अब यहाँ एक फिगर बना रहे हैं, ई लेमडा लेमडा कर्व एसोसिएटेड विथ ए ब्लैक बॉडी। ध्यान से देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक बॉडी है टेम्परेचर टी पे, तो उससे कई तरह के लेमडा बाहर आ रहे होंगे। तो हम लोग जब एक कर्व बनता देखते हैं वैल्यूज कलेक्ट करके, तो ये कुछ इस तरह का कर्व बनता है, और बगल में हम लोग मेंशन कर देते हैं किस टेम्परेचर पे था ये ब्लॉक। किसी पर्टिकुलर लेमडा से कम एनर्जी है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, किसी दूसरे लेमडा का ज्यादा दिख रहा है, और किसी एक लेमडा का सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसे लेमडा एम कह देते हैं। किसी का तो आप अलग अलग लेमडा के लिए जो इमिसिव स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होगा वो पता करके वो कर्व बनाते हैं। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहला रहा है, और ये प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन वो थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल ये ग्राफ है, तो हम लोग भी इसी ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। और इस लेमडा एम के थ्रू जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिल रहा होगा वो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, उसके लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया। अब यहाँ कुछ लॉ आते हैं ऑन द
जब इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो उस ग्राफ को एनालाइज करने पर कुछ लॉ निकल करके आते हैं। एनालाइजिंग ब्लैक बॉडी radiation graphs, we get some laws। और ये सिंपल वे में मैं लिख देता हूं, बाद में थोड़ा और डिटेल लिख लेंगे अगले पेज पे। ये लैम्डा एम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के। दूसरा आता है एरिया अंडर द कर्व, ये प्रोपोर्शनल होता है टी टू द पावर 4 के। और तीसरा आता है हाइट ऑफ द कर्व, ई लैम्डा एम, प्रोपोर्शनल होता है टी टू द पावर 5 के। ये हम लोग कहते हैं कि कोई ब्लैक बॉडी होगा, उससे अलग अलग तरह के वेवलेंथ, अलग अलग कलर के रेज बाहर आते हमें दिखे, तो उन अलग अलग रेज के थ्रू कितनी एनर्जी बाहर आ रही है उसको कहेंगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ई रेड, ई ब्लू, ई ग्रीन, ई येलो, ई वायलेट, ई इनविजिबल लैम्डा 1, ई इनविजिबल लैम्डा 2, इनविजिबल लैम्डा 4, ऐसे बहुत से हो गए। तो उन सब का लैम्डा के साथ जब ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ के ऊंट के पीठ जैसा आता है। और देखना ये टच नहीं करता है लैम्डा एक्सिस को कहीं भी, हर एक लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी आ रहा है, ऐसा मानो। और अब यहाँ बगल में टी लिखा गया, ये बता रहा है कि ये टी टेम्परेचर पे ऑब्जर्व किए गए डाटा का रिलेशन। यदि मैं टी को बढ़ा दूं तो तीसरा जो रूल कहता है वो कहता है हाइट बढ़ जाएगा, दूसरा रूल कहता है एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाएगा, और पहला रूल कहता है कि लैम्डा एम जो है वो कम हो जाएगा। वो जिस पॉइंट पे ऊंट का पीठ का मैक्सिमम दिख रहा है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर ये सब तो मैं नहीं याद रख सकता। चलो कोशिश करो, सोचो, थोड़ा सा सोचो। यदि तुमने एक और ग्राफ बनाया इसी ब्लॉक का, तो क्या उम्मीद करते हो कि यदि दूसरा ग्राफ ये है जो तुम्हें ये ब्लू कलर का बना दिख रहा है और टेम्परेचर मैं टी डैश कहता हूं, तो बताओ तो ब्लॉक का टेम्परेचर टी डैश टी से ज्यादा रहा होगा या कम? आप अपने लॉजिक से ये सोच सकते हैं, मैं बताऊंगा। क्यों लगता है ज्यादा रहा होगा? सर एरिया अंडर, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया होगा और ज्यादा गर्म ब्लॉक देख सर रहे हाइट ज्यादा है। होंगे, हाँ, तो ज्यादा गर्म यदि ब्लॉक देख रहे होंगे तो उससे जो हर एक वेवलेंथ से एनर्जी बाहर आता होगा उनका वैल्यू पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वाला बढ़ जाएगा। इसीलिए वो ग्राफ ऊपर उठ गया। टी से ऊपर यदि ग्राफ है तो इसका मतलब वो हर एक लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इमिसिव स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ज्यादा है। और ऐसा कब हुआ होगा? जब ज्यादा गर्म होगा ब्लॉक। कम गर्म होता ब्लॉक तो कम तरह के कम एनर्जी हर एक वेवलेंथ के थ्रू पर यूनिट टाइम बाहर आती, और ज्यादा गर्म होगा ब्लॉक तो हर एक रंग से थोड़ा सा और डोमिनेटिंग हो जाएगा हर एक कलर ज्यादा गर्म ब्लॉक में। तो इनका जो लैम्डा एम आता, ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा के लिए सेट करिएगा, लैम्डा एम डैश जो होगा वो लैम्डा एम से कम लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये ग्राफ बनाते हुए ऑब्जर्व किया गया। एनालाइज कर रहे हैं हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो यहाँ हमारे सामने अभी 12th के लेवल में, 11th के लेवल में हमारे फिजिक्स में हमने नहीं रखा है, तो हम केवल ग्राफ बना देखकर ऑब्जर्व करके ये रिजल्ट याद रखते हैं।
जो पहला लॉ है ना, आप उसे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कह देते हैं, दूसरा स्टीफेंस लॉ का ही दूसरा रूप है, और तीसरा ऐसे ही एक लॉ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए कोई नाम रखा जाए। यहां एक लेमडा एम इक्वल्स टू बी बाई टी लिख देते हैं, बी एक कांस्टेंट हो जाता है। और इसे कहते हैं वीन्स लॉ। वीन्स, डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ, और यदि आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं तो नाम थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। अच्छा ये बताओ, यहाँ डिस्प्लेस कौन हो रहा है? लैम्डा। हाँ, लैम्डा सर। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगा, इसलिए इसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कह दे रहे हैं। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी को 4 बार 5 बार 6 बार पूछ चुका होगा, इतना इंपॉर्टेंट है। सर इसमें क्या पूछता है? इसमें ये पूछ देता है कि टी और टी डैश में कौन बड़ा है, 2 बार तो यही पूछा होगा। और बच्चे इसे भी नहीं बताकर आते हैं, घर में बैठ के देखते हैं, अरे ये तो मैं भी बना सकता था। आपको यदि पता है, आप यदि थोड़ा सोचते हैं, आपको ये ई लैम्डा का थोड़ी जानकारी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को आपने देखा है, तो आप आंसर तुरंत करोगे। वो एरिया और हाइट वाला जो है कम यूज में आया है, अपना बुकलेट बनाओगे तो उसमें एक एक बार यूज में आएगा। और ये लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t ये बहुत बार आया है। अच्छा यहाँ बी को क्या कहेंगे, थोड़ा सोच के जवाब देना। कोई नाम बताओ, तुम ही लोग रख दो कोई नाम। बी इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट। अरे वाह वाह, सही नाम रखा है, वेन्स कांस्टेंट। लेमडा जो होता है वो लेंथ है, तो वो मीटर होगा, और टी केल्विन होगा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ वीन्स कांस्टेंट। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो कैपिटल डब्ल्यू लिखना, WIVENS एपोस्ट्रोफी S, वीन्स कांस्टेंट बी। कांस्टेंट इसको ब्रैकेट में रखो, बी इज मीटर केल्विन, एम डैश के या एम इंटू के, मीटर केल्विन। SI यूनिट ऑफ वीन्स कांस्टेंट बी इज मीटर केल्विन। सर केल्विन इनवर्स नहीं आएगा? यहाँ देखो तो लेमडा इक्वल्स टू लिखा है लेमडा एम बी बाई टी, तो बी बराबर क्या हो गया, लेमडा एम टी। तो बी का यूनिट क्या होगा, जो के का है और जो लेमडा का है, तो मीटर एंड केल्विन। अब बताओ प्रोडक्ट में होगा या Yes, sir. इनवर्स में होगा? तो प्रोडक्ट में होगा, विन्स लॉ। यहां से आप ये चेक कर लो, लेमडा एम टी कॉन्स्टेंट, बी जो है दैट इज विन्स कांस्टेंट, SI यूनिट ऑफ B is मीटर केल्विन। अरे बेवकूफ, ये लॉ जो स्टेट करता है वही स्टेटमेंट सामने है।
टेम्परेचर बढ़ा देंगे ब्लॉक का तो लेमडा जो उससे मैक्सिमम डोमिनेटिंग कलर है ब्लॉक का वो बदल जाएगा। अकल लगा लो। तुम्हें नहीं पता है विव जियोर के कलर का वैल्यू, लेमडा रेड जो होता है ये मैंने आपको अभी बताया 8000 एंगस्ट्रम, और ये एंगस्ट्रम क्या होता है, एक यूनिट है लेंथ का। और ये लेमडा वायलेट होता है 4000 एंगस्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ब्लॉक कम गर्म होगा, रेड जैसा दिख रहा है, यदि थोड़ा और गर्म करेंगे तो हो सकता है वो येलो दिखने लगे, मतलब लेमडा एम कम हो जाएगा। डोमिनेटिंग कलर येलो, डोमिनेटिंग कलर ग्रीन यदि है तो और लेमडा एम कम हो गया, मतलब टेम्परेचर और बढ़ गया। यदि डोमिनेटिंग कलर वायलेट है इसका मतलब और बढ़ गया होगा एनर्जी टेम्परेचर। सोचो आपके घर में आपके गैस जो जल रही होती है तो गैस के जलने के कलर को देख करके मम्मी भी आपकी समझ जाती है कि गैस अब खत्म होने वाला है। यदि वो येलोइश फ्लेम दे रहा है मतलब अब गैस कमजोर हो गया है, यदि वो ब्लूइश फ्लेम दे रहा है मतलब गैस भरा हुआ है सिलेंडर अभी। मतलब ज्यादा टेम्परेचर का मतलब ब्लू और कम टेम्परेचर का मतलब रेड, और यदि ज्यादा टेम्परेचर का मतलब ब्लू या वायलेट तो इसका मतलब उधर जो जो वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अब यदि आपको प्रपोर्शन का मतलब नहीं समझ में आता तो पहले तो मुझे उठक बैठक करवाना पड़ेगा कि टेम्परेचर डबल कर दो लेमडा एम हाफ हो जाएगा, टेम्परेचर ट्रिपल कर दो लेमडा एम 1/3 हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले डोमिनेटिंग कलर यदि लेमडा येलो था तो अब वो वायलेट दिखने लगेगा। सर बोलो। सर एक डाउट है, तो फिर जब हम मेटल को हीट करते हैं तो वो रेड क्यों हो जाता है, फिर से ब्लू बोलो, या वॉयलेट क्यों नहीं होता? फिर से सर बोलो। जब हम मेटल को हीट करते हैं तो वो रेड क्यों हो जाता है और ब्लू और वॉयलेट क्यों अच्छा नहीं होता? और बताओ थोड़े ध्यान से, जब हम गर्म करते हैं तो शुरू में तो वो रेड भी नहीं होता, क्यों नहीं होता रेड तुरंत में? क्योंकि सर वो ठंडा है। ठंडा है, लेकिन थोड़ा सा गर्म कर दिया, गर्मी उसमें आ गई, हाथ बगल में ले जाते हो तो हाथ उसे फील भी करता है तुम्हारा, रेडिएशन तो इमिट हो रहा है। यस तो सर। अभी डोमिनेटिंग रेडिएशन किस रेंज में है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेड से कम एनर्जी वाला रेडिएशन। यदि और गर्म करोगे तो पहले कौन मिलेगा, वायलेट मिलेगा या रेड मिलेगा? अरे विवजियोर में देखो ना एनर्जी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम, रेड मिलेगा। तो रेड मिलेगा, इसीलिए वो सबसे पहला लेवल है। और गर्म करो थोड़ा, अब कैसा दिखेगा वो ऑब्जेक्ट, डोमिनेटिंग कलर कौन सा हो जाएगा? ये विंस लॉ क्या बता रहा है, डोमिनेटिंग कलर मैक्सिमम जो एनर्जी इमिट हो रहा होता है वो वाला लेमडा किधर शिफ्ट होगा, 8000 से वो किधर शिफ्ट होगा, ये लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाने 4000। पे हाँ 4000 की तरफ बढ़ना शुरू होगा। तो जो रेड दिख रहा है उसको और गर्म करो तो कैसा दिखने लगेगा, वॉयलेट। और गर्म करो। अरे बेवकूफ, पहले ऑरेंज आएगा फिर येलो आएगा पहले फिर तो वायलेट की येलो तुरंत आएगा। टूट के जाओगे। यस, पहले पहले ऑरेंज ऑरेंज फिर लाइन। येलो फिर ग्रीन फिर वायलेट ब्लू, ऐसे ये डोमिनेटिंग कलर बदलते जाएंगे। मींस वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपके डे टू डे के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डोमिनेटिंग कलर वायलेट की तरफ जाएगा, यदि टेम्परेचर कम है तो रेड, और यदि और कम है टेम्परेचर तो रेड भी नहीं, इंफ्रारेड। वायलेट के बाद क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, तुमने कभी अल्ट्रा वायलेट का नाम सुना है तो तुम्हें पता चल जाएगा। नाम सुना है अल्ट्रा वायलेट का? Yes. उसमें वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी है लेकिन दिखता नहीं है। और हाथ पैर तुरवाए होगे, कभी अच्छे बच्चे होगे, खेल खेल में हाथ पैर 2-4 बार तुरवाए होगे तो पता होगा, एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में अल्ट्रा वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी है, वो भी नहीं दिखता। और गामा रेज में होती है वो भी नहीं दिखता, दिखता केवल विजुअल है। ये विजुअल में है, ये विवजियोर जो प्रिज्म से निकला कलर यही केवल दिखता है, ये विजुअल, इसी को केवल लाइट कहते हैं। बाकी सारे इंफ्रारेड से कम एनर्जी होता है माइक्रोवेव, और उससे भी कम एनर्जी होता है रेडियो रेडियो वेव में, वो सारे के सारे मिलकर रेडिएशन कहलाते हैं। अब बोलो। एक एग्जाम्पल में आपसे कहा गया कि जब
लेमडा एम 8000 एंगस्ट्रम है, तो टेम्परेचर है ब्लॉक का 227 डिग्री सेंटीग्रेड। देन लेमडा एम डैश जब 4000 एंगस्ट्रम हो जाए तो टी डैश का वैल्यू क्या होगा। अब यदि आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, लगता है कि मैथ्स जानते हैं, तो बताओ मुझे। सर मैं तो अपने को मैथ्स का स्टूडेंट मानता ही नहीं, और ना ही मैं कोई लॉ याद रखता हूं, मैं तो कांस्टेंट केवल ढूंढता रहता हूं, कोई मुझे बता दे कांस्टेंट का नाम वैल्यू क्या है। पेपर जब देंगे आईआईटी का तो पहले पेज पे लिखा होगा उसका वैल्यू, बाय Wien's law, lambda mt equals to constant, implies that lambda m1 t1 equals to lambda m2 t2। सर 1000 केल्विन हो जाएगा। 8000 इंटू 227 प्लस 273 इक्वल्स टू 4000 इंटू T2। 8000 इंटू 500 1000 केल्विन हो बटे 4000, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू T2। और ये हो गया 1000 केल्विन, या ये हो गया 1000 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड। जिन लोगों को समझ में आ गया हैंड राइज करो जल्दी जल्दी। और जो 3 बच्चे हैं वो सोच रहे हैं क्या, आदित्य तुम्हें फिर से समझाओ। यस सर। फॉर्मूला क्या था विंस का? अरे बेवकूफ, फॉर्मूला तो बता दो। तुम ये जानते हो या ये भी नहीं जानते हो? प्रपोर्शन तुम लगता है चैप्टर थोड़ा 6-7 में ठीक से पढ़े नहीं, इसलिए तुम्हारा वो गड़बड़ हो रहा है। घबराना मत, कोशिश करेंगे शायद वो भी ठीक हो जाए। ये लिखना समझ में आया या ये भी नहीं आया? इनको डिवाइड करो। ये समझ में आया या नहीं आया? यस। रुक जाओ, फिर से देखो। लैम्डा v बाई टी का, अरे फिर से समझो, काहे का आ गया? नहीं आया अभी समझ। देखो यहाँ लैम्डा एम टी इक्वल्स टू बी है, फिर से देखो 8000 इंटू 227 प्लस 273, ये 273 क्यों ऐड करते हैं? केल्विन में ले जाने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड को, क्योंकि ऐसा यूनिट केल्विन है टेम्परेचर का, तो जहां भी यूज करेंगे वही यूज करेंगे। यहाँ पर देख लो ये टी डैश, तुम जो है पहले लंबे लंबे रास्ते पर चलो, तुम्हारा छोटा रास्ता तुम्हारे बस की बात अभी नहीं है। देखो तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो?
ये भी नहीं समझ में आया होगा। सर आ गया। रुक जाओ, अभी अभी भी नहीं आया। यहाँ देखो, लेमडा एम बी बाई टी, लेमडा एम टी इक्वल्स टू बी, लेमडा एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब भी कभी ऐसा होता है, इसका मीनिंग होता है लेमडा एम वन टी वन इक्वल्स टू लेमडा एम टू टी टू। क्यों? क्योंकि लेमडा एम वन टी वन भी कांस्टेंट के बराबर होगा, लेमडा एम टू टी टू कांस्टेंट के बराबर होगा। दोनों कांस्टेंट का वैल्यू इक्वेट कर दोगे तो यही आएगा। प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है यार। यहाँ देखो, लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी का मतलब क्या होता है? लेमडा एम वन बाई लेमडा टू इक्वल्स टू टी टू बाई टी वन। अब ये भी नहीं कहोगे कि मैं सीखूंगा, तब कैसे काम चलेगा है? टी टू लेमडा एम टू। कोई भी रास्ता समझ में आया अभी जो इतनी बार लिखा है मैंने? सर आ गया। कौन सा ज्यादा पसंद आया ये बताओ? सारी अलग अलग लिखना, अलग अलग लिखने वाला वो पसंद आ रहा है? मैं सर टाइम बर्बाद करूंगा ही करूंगा। ये वाला ज्यादा पसंद आया होगा तुम्हें। बी और बी काटने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। यार बी लिखने के चक्कर में क्यों पड़े हो? जब तुम्हें लेमडा एम टी का रिलेशन चाहिए, बी कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे कौन सा लाइन सोचना ठीक रहेगा? तो ध्यान से देखो कौन सा सोचोगे जीवन में आगे। ये वाला। यदि तुम्हें पता है कि लेमडा एम टी दो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक्स वाई यदि कहीं कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू। सीख जाओ इसे लिखना। ये मैथमेटिक्स है भाई, लेकिन वो भी अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सिखाऊं। ये 200 बार यूज करोगे, ये सब तो आसान, सबसे आसान आइडिया कहलाता है। ठीक है, ये लिखना समझ में सबके आ गया? यदि नहीं आया हो तो मुझसे पूछो, मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा काम है समझाना। अब वो जो 3 बच्चे थे और जिनको कष्ट था, 2 बच्चे, किसको फिर से समझना है? हैंड राइज करो। अरे मैं यदि समझा दूंगा तो फिर तुम्हें किताब के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो नहीं समझ में आया हो तो मुझे कहो कि सर ये जो आप चाइनीज भाषा में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बराबर कर देते हो, मेरे समझ में नहीं आता। कहोगे तो तब ना मैं कोशिश करूंगा कि एक बार और समझाऊं। एक के भी यदि समझ में नहीं आएगा तो टेंशन तो मेरा बढ़ेगा। चलो दूसरा ट्राई करो। लेमडा एम है किसी ब्लॉक का जब 3000 एंगस्ट्रॉम, ये, और टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेमडा एम डैश 6000 हो गया। उस समय ब्लॉक का टेम्परेचर टी डैश क्या होगा ये बताना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। आदित्य जल्दी कैलकुलेट करना, तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार सही बताओगे आदित्य राय। बहुत बढ़िया कीर्ति। तो 150 केल्विन। एक बार 200 चेक केल्विन करके नहीं आ देखते रहा? हैं। लेमडा एम वन टी वन इक्वल्स टू लेमडा एम टू टी टू बाय विन्स लॉ। लेमडा एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो 3000 गुने 127 प्लस 273 इक्वल्स टू 6000 गुने टी डैश। 3000 गुने 400 बाई 6000, ये आ रहा है टी डैश। 3000 को 200 डिवाइड केल्विन किया, आ ये गया। 2 आया। ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा आ रहा है। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कोई गड़बड़ हो तो बताओ। किनके आ गए? हैंड राइज करो। सर ये मेरे केल्विन में 200 नहीं आएगा केल्विन में। टेम्परेचर? सर केल्विन में आएगा ना। अच्छा सॉरी, केल्विन। -73 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, जिनके आ गए हैंड राइज कर दो जल्दी जल्दी। और जिनके समझ में भी आ गए वो भी हैंड राइज कर सकते हो। और जिनके नहीं समझ में आए अपने जगह पे थोड़ा उठक बैठक करके उसके बाद मुझसे पूछ लो।
शोभित, सक्षम, आदित्य, मिश्रा। आप लोगों को एक बार और समझाऊं? सर वो हैंड रेज नहीं हो रहा था। अच्छा, शोभित, शर्मा। यस सर, हैंड रेज नहीं हो रहा है आज। ओके, मतलब आप सबके यदि समझ में आ गया तो बड़े खुशी की बात है। अब फिर से, इतना ही नहीं, फिर से आपके सामने एग्जाम्पल है, देखना एग्जाम्पल ध्यान से। ये एक ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और लेम्डा का ग्राफ है। T1, T2, T3 में क्या रिलेशन होगा? फाइंड रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। कौन सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, कौन कम टेम्परेचर है, ये बताना है। किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है, T3 का या T1 का या T2 का? T3 का। T3 का। इसका मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर होगा। या देख लो यहाँ, लेम्डा M1, लेम्डा M2, लेम्डा M3। और लेम्डा M इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका लेम्डा M कम होगा। सिंस लेम्डा M3 इज लेस देन लेम्डा M2 is less than lambda M1, implies that T3 is greater than T2 is greater than T3। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आ गया? यस सर। अरे क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर T1 लास्ट में T1 छोटा हो। क्या कह रहे हो? सर लास्ट में T1 सबसे छोटा हो। ओ थैंक यू, थैंक यू। लास्ट का T1 लिखना था। T3 is greater than T2 is greater than T1। ये क्वेश्चन ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बच्चे तो बदलते हैं, क्वेश्चन तो वही रहता है, और वो उसे भी छोड़ के चले आते हैं बच्चे। कितना दुख होता होगा छोड़ने के बाद, सोचो, घर आके पता चलता होगा इतना ही करना था। यहाँ चेक करो, एक खास रिलेशन देखना। विंस लॉ आपने देखा कितना, लेम्डा M इक्वल्स टू B/T। और क्या था, एरिया अंडर द कर्व। ये जो है ये था प्रोपोर्शनल टू T⁴ और एरिया अंडर द कर्व था मतलब सारे ई लेम्डा का सम, समेशन ई लेम्डा, वो T⁴, मतलब इमिसिव पावर प्रोपोर्शनल टू T⁴। और वैसे भी स्टीफेंस लॉ आपने देखा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो T होता है उससे जो टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाहर आता है वो क्या कहते हैं हम लोग, इमिसिव पावर प्रोपोर्शनल होता है T⁴ के। तो ये जो दो रिलेशन है ना, एक ये और एक, या तो एरिया वाला देखो या स्टीफेंस लॉ से देखो, ये इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो इन दोनों को रिलेट करते हैं तो देखिए क्या रिलेशन आ रहा है, E is proportional to B/E is proportional to 1/T के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/T के या T के बदले क्या लिख सकते हैं, B/λ M⁴ या E proportional to 1/λ M⁴ B भी कांस्टेंट है तो हटा दिया। तो एक रिलेशन ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में कई बार दिख जाता है।
कि इमिसिव पावर, जो टोटल इमिसिव पावर है वो लैम्डा एम से रिलेट कर लेते हैं टी के बदले। और कैसे ये रिलेशन आता है उसको ध्यान से देखो। विन्स लॉ कहता है कि लैम्डा एम होगा बी बाई टी, तो उससे हमें पता चल गया विन्स लॉ से कि टी होगा बी बाई लैम्डा एम। और स्टीफेंस लॉ कहता है कि ये जो इमिसिव पावर है, अलग अलग कलर का नहीं, टोटल इमिसिव पावर जो है, मींस इमिसिव पावर जो है वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है, E proportional to 1 by lambda m to the power 4। ये रिलेशन भी कॉपी पे लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस में इन्हें यूज करना पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, कॉर्नर में मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूं, टेम्परेचर T है और आप जानते हैं कि इमिसिव पावर स्टीफेंस लॉ कहता है E प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, और विन्स लॉ आप जानते हैं कि लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू 1 by T। तो इन दोनों रिलेशन को यदि यूज कर लें, E प्रोपोर्शनल टू, ये T के बदले 1 by लैम्डा m आ जाएगा, 1 by लैम्डा m टू द पावर 4, तो ये रिलेशन आ जाता है। इनको ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक बॉडी के लिए ये रिलेशन आ जाता है। इसको कोई लॉ नहीं कहते, ये दो लॉ से मिलके आया हुआ रिजल्ट है, एक है स्टीफेंस लॉ और एक है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जनरली यहाँ हमने टर्म यूज किया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ऑब्वियस है ब्लैक बॉडी के लिए ही इन्हें यूज करिएगा, ज्यादा पंगे मत लीजिएगा इधर उधर। और आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें यही अप्लाई करिएगा, क्योंकि और कोई लॉ है ही नहीं हमारे पास। वैल्यू ऑफ वेन्स कांस्टेंट, अब ये जरूरी नहीं है कि हम याद रखें, फिर भी बड़ा मन करे किसी को कि नहीं सर मैं तो इसके बिना नींद नहीं आएगी मुझे, मैं याद करूंगा ही करूंगा। (2.897 into 10 to the power minus 3 केल्विन। इसको और छोटा याद करना चाहो तो 2.9 into 10 to the power minus 3 केल्विन, मीटर केल्विन। दो टर्म केवल मैं चित्र बनाकर बता देता हूं, आपको पसंद आ जाए तो याद रख लेना, कहानी मैं उसमें कुछ नहीं लिखने वाला। याद करो, टी टेम्परेचर पे एक कोई ऑब्जेक्ट होता था जनरल और एक होता था ब्लैक बॉडी, और दोनों के इमिसिव पावर की बात मैं करूं, ई ब्लैक बॉडी और ई ऑब्जेक्ट, तो इनका जो रेशियो आता था ई ऑब्जेक्ट बाय ई ब्लैक बॉडी, इसे हम लोग कह देते थे इमिसिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल ई का क्या नाम था? स्मॉल ई को कहते थे इमिसिविटी। ये एक नंबर होता था, और यदि ई ब्लैक बॉडी का आपको देखना हो तो ब्लैक बॉडी बाय ब्लैक बॉडी 1 हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से है, और इसके बगल में या नहीं है तो अभी मैंने लिखे उसको देखो। जनरल ऑब्जेक्ट है कोई और ब्लैक बॉडी है ये,
सेम साइज सेम शेप के सेम टेम्परेचर पे, तभी कंपेयर करते हैं। दोनों के टेम्परेचर टी है। एक खास लेमडा से जो इमिशन होता है ब्लैक बॉडी का, उसको ई लेमडा ब्लैक बॉडी कहते हैं, और एक खास तरह का लेमडा से जो इमिशन होता है उसे ई लेमडा ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो अब जो इनका रेशियो होगा वो ई लेमडा कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ई लेमडा ऑब्जेक्ट। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर लेमडा के लिए ऑब्जेक्ट का, और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर लेमडा के लिए ब्लैक बॉडी का। उनका जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा स्पेक्ट्रल इमिसिविटी। तो ये ई लेमडा क्या कहलाता है? एक नाम देखिएगा यहाँ, नया नाम, स्पेक्ट्रल इमिसिविटी, जिसको ई लेमडा कहते हैं। और इसी तरह एक और टर्म आ जाता है जिसका बिना कोई रेफरेंस के सीधे मैं चर्चा कर देता हूं। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी, उसके लिए सिंबल ए लेमडा यूज कर लेते हैं। एक खास कलर के रेडिएशन की एब्जॉर्ब करने की क्या कैपेबिलिटी है ऑब्जेक्ट की, जो ब्लॉक पे इंसिडेंट हो रहा है, और जो ब्लैक बॉडी पे आ रहा था उनके एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी, उनका रेशियो होता है ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी। तो ज्यादा लफड़े में इन सब में मत पड़िएगा, क्योंकि नाम तो 2000 आएंगे और एग्जाम में हमें उन्हें रिटेन करना है, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिएगा। जैसे ई लेमडा था वैसे ही स्मॉल ई लेमडा है, और स्मॉल ए लेमडा एक पर्टिकुलर कलर से रिलेटेड ये क्वांटिटी। स्पेक्ट्रल इमिसिविटी ई लेमडा और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी ए लेमडा। सर इतने नाम आएंगे तो मैं तो एग्जाम में गलत करने वाला हूं। तो आईआईटी में सबको कहां बुलाया जा रहा है? जो आप उन चीजों को समझें, सोचें, याद रख सकें, प्रैक्टिस करें उसके लिए, क्योंकि सीटें तो थोड़ी कम है ना। 12 लाख 10 लाख बच्चे बैठे हैं और सीट हो 10,000 में आपको पुराने आईआईटी मिले, तो ऑब्वियस है ना 10 लाख में से 10,000 में सबको तो मौका नहीं मिलेगा। जो कोशिश करेंगे, याद रखेंगे, एक बार में नहीं समझ पाए तो दोबारा फिर सोचें, 2 दिन बाद फिर पूछें कि सर एक बार और मौका हो तो आप बताओ। तो धीरे धीरे करके, और जहां बहुत ज्यादा टर्म हो तो हर एक टर्म को अपने नॉर्मल वे में एक दूसरे से रिलेट करो, इस तरह से कि वो थोड़ा सा उनको देख के उसका आइडिया मिल जाए। यदि कहीं पर आप लिखा देखते हैं ई लेमडा, ई लेमडा, ए लेमडा, तो इनके यदि ई का आपको पता है तो एक खास कलर के लिए जो ई होगा वो हो जाएगा स्पेक्ट्रल। तो ई है इमिसिव पावर और ई लेमडा है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्मॉल ई है इमिसिविटी, ई लेमडा है स्पेक्ट्रल इमिसिविटी। स्मॉल ए है एब्जॉर्प्टिविटी, ए लेमडा है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी। स्पेक्ट्रल मतलब एक खास कलर वाला वही काम जो आप ए के लिए सोचते थे, वो एक खास कलर के लिए जब डिफाइन कर देंगे तो वो स्पेक्ट्रल हो जाएगा। और इस टॉपिक में एक आ जाता है लॉ। लॉ है तो बिना डेरिवेशन के सामने आपके मैं रख देता हूं। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन ये कहता है कि यदि कई ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ब्लैक बॉडी है, सब एक जैसे टेम्परेचर पे हैं और सबका सरफेस फिनिक्स एक जैसा है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, उनके
सर ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है? एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो सेम आता है। क्या कहता है ये लॉ कि एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर, ये जो रेशियो आएगा ना, और ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है, तो वहां 1 लिख दिया मैंने। ये रेशियो सेम होता है, किरचॉफ्स लॉ इतना ही कहता है। इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। एक जैसे साइज के, एक जैसे सरफेस फिनिश के, एक जैसे टेम्परेचर के ऑब्जेक्टों में ये कंपैरिजन किया जाता है। अब बोलो क्या बोल रहे थे एक बीच में? सर ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है? हाँ, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है। सेम साइज, सेम शेप, सेम सरफेस फिनिश, या उसकी वॉइस की आवश्यकता नहीं है, रहने दो। सेम टेम्परेचर, सर एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का रेट सेम होगा, का रेशियो रेशियो। जो देखेंगे वो सेम आएगा। रेशियो है ना ये, वो बराबर आ रहे हैं। ये सर। आदित्य राय, ए का क्या मीनिंग होता है? एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर का क्या मीनिंग होता है? सोच के जवाब देना। बोलो, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? कहो सर, एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी, मैं उससे भी मान लूंगा। कहो कि 100 जूल एनर्जी आए, 10 जूल वो एब्जॉर्ब कर ले कोई सरफेस, तो हम कहेंगे 10% है उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी। कहो कि 100 जूल आए, 20 जूल एब्जॉर्ब कर ले, तो हम कहेंगे कि 20/100.2 है एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी। ये बात तो नहीं समझ में आई होगी तुम्हारे? अब बताओ, सनरेज आ रही है, तो सनरेज आ रही है मतलब क्या? लाल पीले नीले हरे सारे आ रहे हैं उस पे। लाल रंग वाला 100 जूल आया, लाल रंग वाला उसमें से 20 जूल था, और उस लाल रंग वाले में 20 जूल में से 8 जूल एब्जॉर्ब हो गया, तो 8/20 होगा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्टिविटी फॉर रेड कलर। अब ये बात भी नहीं समझ में आया होगा। 100 जूल रेज आ रही है सन रेज, उसमें 20 जूल है लाल कलर वाले, और उसमें से 8 जूल एब्जॉर्ब कर लिया आपके सरफेस ने, ऑब्जेक्ट के सरफेस ने। तो बताओ लाल कलर का एब्जॉर्प्टिविटी कितना होगा? 8/100 या 8/20? हाँ, ये 8/20 स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया। ये बात समझ में आई? एक पर्टिकुलर कलर के जितने एनर्जी आई उसमें से कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये बताएगा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर या स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिविटी। अब ऐसे यदि इसे समझ के याद रखोगे तो शायद याद रहेगा, और किताब की भाषा यदि तुमने पकड़ी तो गए काम से, क्योंकि 100-200 ऐसे आपके आ गए नाम, और सबके तुम किताब के भाषा के भरोसे हो, और पता चला ऐसा ऐसा टर्म यूज कर देगा, सॉलिड एंगल, ये एंगल, वो एंगल, तुम तो यूं ही लुढ़क लोगे, एग्जाम में यूज ही नहीं कर पाओगे ये क्या है। तो इस तरह याद रखो साधारण भाषा में कि सनरेज आई, विवजियोर आया, लाल पीले नीले हरे सारे आए, लाल वाले में से आने वाला एनर्जी है 20, और उसमें से एब्जॉर्ब हुआ 10, तो 10/20 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा रेड कलर के लिए स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिविटी।
किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, जल्दी बताओ सब कोई, या सोचो मन ही मन कि एक जैसे साइज शेप के कई ब्लॉक हैं तो उनके इमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा यदि सेम टेम्परेचर पे है वो सारे। तो क्या कहता है फिर से बताएं, एक जैसे साइज और शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं सेम टेम्परेचर पे, और तब यदि उनके एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी और इमिशन की कैपेबिलिटी का रेशियो देखें तो वो रेशियो सेम आएगा और उसी साइज शेप के ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर तो ब्लैक बॉडी का 1 होता है, वो जितना भी एनर्जी आएगा उसको 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। 100 जूल आएगा 100 को एब्जॉर्ब कर लेगा, 100/101 एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी होता है ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है कि इमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर के रेशियो को जब हम कंपेयर करेंगे एक जैसे ऑब्जेक्टों में, उनका रेशियो कांस्टेंट वो सेम आएगा। या ये पॉइंट समझ में आया, मैं मान लूं? यस सर। यस सर। ओके, एक पॉइंट हमने देखा था कि इमिसिविटी जो होता है और एब्जॉर्प्टिविटी जो होता है ये बराबर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और इसे हमने नाम दिया था, इस आइडिया को नाम दिया था किरचॉफ्स आइडेंटिटी। और पिछला वाला जो एक आ रहा है आइडिया E1/A1 इक्वल्स टू E2/A2 इक्वल्स टू E3/F3, तो ये जो आता है ये ई ब्लैक बॉडी के बराबर, इसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये दो चीजें हैं और इन दोनों से एक खास निष्कर्ष निकलता है, गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर्स। Good absorber are good emitters. डार्क और रफ सरफेस जो होते हैं गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं। यदि उनका टेम्परेचर बढ़ाकर उन्हें इमिट करने का मौका दिया जाए तो वो बहुत अच्छा इमिटर भी होंगे। तो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। जो अच्छी तरह एनर्जी पकड़ के अपने पास रख सकता है वही एनर्जी बाद में बाहर फेंक भी सकता है अच्छी तरह। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। ब्लैक बॉडी के लिए ये तो हम जानते हैं 1 और ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी के लिए ई भी जानते हैं 1। ए और ई तो बराबर होता ही है हर एक के लिए, ये ब्लैक बॉडी के लिए भी होता है। आईआईटी में एक बार ऐसा दे दिया गया था ग्राफ, इंटेंसिटी लिख दिया गया था और लेमडा का ग्राफ दे दिया गया था और ऐसे 3 ग्राफ बना दिए गए थे और कहा गया था कि बताओ इसमें टेम्परेचर का कैसे अंतर करोगे T1 T2 T3 में। तो ये ग्राफ हम लोग कहते हैं कि ये तो हमने सिखाया ही नहीं आपको, लेकिन इसमें भी जो आईआईटी ने मार्किंग किया था इसी के आधार पे जो पिक है वो पिक जहां है दैट इज लेमडा एम। तो सिंस लेमडा m3 is less than lambda m2 is less than lambda m1, तो T3 is greater than T2 is greater than T1।
इसमें भी ऐसे ही मार्किंग किया गया था इसी के बेसिस पे, लेकिन इसको हम लोगों ने आईआईटी में ही पहली बार पूछा हुआ जाते देखा और हम लोगों ने वही आइडिया इस पे अप्लाई करने की कही कि जो लैम्डा एम जिसका कम दिख रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जनरली हम जब ग्राफ बनाते हैं तो उससे पहले जब भी ग्राफ पूछा जाता था तो ई लैम्डा और लैम्डा का, तो उसके ग्राफ एक ही ऑब्जेक्ट का कभी भी क्रॉस नहीं करता था एक दूसरे को, टी, टी डैश, टी डबल डैश। तो हम लोग क्या कहते थे, वो डायरेक्ट देख के कह देते थे टी डबल डैश ग्रेटर देन टी डैश ग्रेटर देन टी। तो यहाँ पे चूंकि कट कर गया तो हम लोगों को देखना पड़ा लैम्डा एम, और लैम्डा एम जिसका कम उसका टेम्परेचर ज्यादा। क्यों? क्योंकि विन्स लॉ तो यही कहता है लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ये भी डायग्राम बना लो कॉपी पे। ये राम, अरे बेवकूफ, लैम्डा जब कांस्टेंट लिखते हैं ना ऐसे, ये लैम्डा का ग्राफ है, यहाँ होगा 100 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ होगा 200 एंगस्ट्रॉम, यहाँ होगा 300 एंगस्ट्रॉम, यहाँ होगा 400 एंगस्ट्रॉम, यहाँ होगा 500 एंगस्ट्रॉम, यहाँ होगा 600 एंगस्ट्रॉम। तो अकल लगाओ ना, कौन सा लैम्डा ज्यादा कौन सा कम? जो ओरिजिन के नजदीक होगा वो कम, जो ओरिजिन से दूर होगा वो ज्यादा। अरे कोई भी ग्राफ होगा, चाहे कोई भी नाम हो उस पे क्वांटिटी का, ऐसे कम ज्यादा देखोगे ना, ओरिजिन से दूर गए मतलब वहां वैल्यू बढ़ रहा है। आई बात समझ में? हाँ या ना बोलो या लिखो। यस सर। यस सर। कम ज्यादा कोई बदल थोड़े ना जाएगा। ग्राफ को एनालाइज करने का तरीका सिंपल सा है, एक्स एक्सिस है तो ओरिजिन के पास वाले एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कम होगा, ओरिजिन से दूर होते जाओ बढ़ता जाएगा। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ओरिजिन के पास कम होगा वैल्यू, दूर होते जाओ बढ़ता जाएगा। ये सीधा सा आइडिया फॉलो करना है। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। जो लोग यूनिट Thank एंड you, sir. डायमेंशन में कंटिन्यूअस रहते हैं वो फिर फ्राइडे मिलेंगे हमसे यूनिट एंड डायमेंशन में भी। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।